नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, ये वीडियो है आपकी पर्यावरण की। इस चैनल पर आपके लिए पर्यावरण की बुक कराई जा रही है, जिसमें अध्यायवार क्रम से सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक ही वीडियो में एक ही अध्याय को कंप्लीट किया जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो आपको एक ही वीडियो में एक ही अध्याय कंप्लीट करा दिया जा रहा है। और दोस्तों, ये है 7वां अध्याय। 7वें अध्याय के में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मैं आपको दे दूँगा। और इससे पहले हम 7वें अध्याय के लगभग 82 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे 83वां क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर आईएएस की एक बुक भी कराई जा रही है, जिसमें हमारे 5000 क्वेश्चनों का संग्रह चल रहा है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तिरासीवां क्वेश्चन है आपका, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। CO एवं CO2, NO2, N3 एवं पैन और CH4 एवं C2H6। तो 83वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, O3 एवं पैन। और 84वां क्वेश्चन है, 2 बड़ी घटनाएं जिन्हें MIC तथा चिरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है, कहाँ वह कब घटित हुई थी। जो दोस्तों भोपाल में घटित हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका पूरा नाम है MIC का। तो किस सन में यह घटित हुई थी। और एक थी हमारी चेरनोबिल त्रासदी, ये यूक्रेन में घटित हुई थी। तो अब इनको बताना है कि किस किस सन में घटित हुई थी ये घटनाएं। तो 84 का दोस्तों बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जो भोपाल वाली घटना थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस का रिसाव हुआ था, वह हुआ था 3 दिसंबर 1984। और यूक्रेन वाली जो घटना हुई थी, वह हुई थी हमारे 1986 में, उसके 2 साल बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन, DDT की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। जैविक आवर्धन, जैविक मूल्यांकन, जैविक विभव, जैविक मान। 85 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, जैविक आवर्धन। 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें वाहित मल उपचार के काम में लाया जाता है। ऑप्शन ए है नील हरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक है, और ऑप्शन सी है समस्त पौधे, ऑप्शन डी है आपके एक कोशिकीय हरित शैवाल। तो 86 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, एक कोशिकीय हरित शैवाल। 87वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को सबसे बड़ा भय है। वनों के कटाव के कारण, विकिरण के कारण, मरुस्थलीकरण के कारण, और इनमें से कोई नहीं। 87 का सही जवाब है आपका बी ऑप्शन के विकिरण के कारण। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे बड़ा भय जो है वो विकिरण के कारण है, रेडिएशन के कारण है। और 88वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। जस्ता, सीसा, लोहा या मैग्नीशियम। 88 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, सीसा। दोस्तों सीसा जो होता है हमारा, मानव में विषाक्तता उत्पन्न करता है, यानी कि इससे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। और 89वां क्वेश्चन है कि निम्न ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या जल वाष्प। और नाइट्रोजन ऑक्साइड को हम NOx भी बोलते हैं। तो 89 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वां क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, यह कैंसर पैदा करता है। दोस्तों 90 का जो है सी सही जवाब हो जाएगा कि यह पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही है हमारे, कि यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है और यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और यह कैंसर पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो 51वां क्वेश्चन का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक ये हरित गृह गैस नहीं है, इसमें और बाकी जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी हरित गृह प्रभाव करने वाली गैसें होती हैं। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर, कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो 92 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन। जो मोटर वाहन होते हैं, मोटर गाड़ियाँ होती हैं, इनसे जो धुआं निकलता है उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और 93वां क्वेश्चन है आपका, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। जो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक जो होते हैं वह होते हैं हमारे आर्सेनिक। और निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिकारक है? कूट से सही उत्तर चुनिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बस, हेलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 94 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या दोस्तों इसमें होगा आपका पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ये सभी सही हैं, उपरोक्त सभी सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। वायु प्रदूषक प्रभावित अंग, यानी किस वायु प्रदूषक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एस्बेस्टॉस, धूल। तो इससे जो प्रभावित होता है हमारा इससे जो प्रभावित होगा दोस्तों, इससे होगा हमारा एस्बेस्टॉस, धूल से होगा फेफड़ा, और सीसा से होगा मस्तिष्क, और पारा से होगा उदर, और कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है हमारा रक्त धाराएँ, यानी कि इसमें आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं। समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं और ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। 96 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, केवल दूसरा इसमें सही जवाब है आपका ये वाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का प्रभावित कारण क्या है? तो विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, और विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मेथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह,
और नेक्स्ट है कि वैश्विक ताप में ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान हुई। तो 97 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी कि विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। और आपका जो है 98 क्वेश्चन, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। 98 का दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि पहला और तीसरा, कनाडा और नॉर्वे में अम्ल वर्षा से ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं हमारे कनाडा और नॉर्वे। 99 क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड उपरोक्त उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। तो कोयला दहन से क्या उत्सर्जित होता है दोस्तों? कोयला दहन से उत्सर्जित होता है हमारा तीनों चीज़ें कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? एस्बेस्टस, धूल, कैडमियम, लेड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 100 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है 101 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है? फर्न, लाइकेन, मनी प्लांट, अमरबेल। दोस्तों 101 का जो सही जवाब है आपका बी ऑप्शन है कि लाइकेन। और जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन का कारण जो होता है तो वह होता है हमारा उपरोक्त सभी कि ओजोन परत का क्षरण भी है इसका कारण, और ग्रीन हाउस गैसें भी इसका कारण है, प्रदूषण भी इसका कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? अमोनिया तथा ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो तीसरे का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसमें गैस समूह में योगदान देती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। और नेक्स्ट है, किस स्तर डेसिबल में से अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? 30 डेसिबल, 40 डेसिबल, 60 डेसिबल या 80 डेसिबल। तो दोस्तों आपका इसमें 80 डेसिबल जो है सही जवाब हो जाएगा कि ये जो है ख़तरनाक होती है। और 80 से 90 डेसिबल पर हमारे जो ट्रैक्टर होते हैं ये जुताई का काम करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, जो भारी कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल ओजोन हेलो का पता लगाया था? तिब्बत पठार के ऊपर एम मोलिना, जोसेफ फरमन और जी.डब्ल्यू. केटमुर और मार्क्स रेक्स। 5 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जी.डब्ल्यू. केटमुर। छठा क्वेश्चन है आपका, प्रकाश रासायनिक धूप का बनना किन के बीच अभिक्रिया का परिणाम होता है? NO2 या O3 तथा पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, या CO2 तथा पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट के बीच सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सी ऑप्शन है CO2 तथा NO2 के बीच निम्न ताप पर। और डी ऑप्शन है आपका कि NO2 के उच्च सांद्रण O3 तथा CO के बीच शाम के समय। तो छठे क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब हो जाएगा होगा ऑप्शन ए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। दोस्तों 7 का जो है सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्वनि प्रदूषण से जो होता है हमारा ग्रीन मफलर संबंधित होता है। और निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? PAN पैन या स्माग, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीय प्रदूषक नहीं माना जाता है। और 9वां क्वेश्चन है आपका, अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडार के परिणाम स्वरूप अवशेषों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्य भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, फफूंदी या विषाणु। तो 9वें का जो सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, नहीं फफूंदी। और 10वां क्वेश्चन है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन, हवा। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, वर्षा के द्वारा। दोस्तों पहली वर्षा जब हमारे इस मानसून की होती है तो समझ लीजिएगा कि उसमें हमारे पर्यावरण को सफाई हो रही है, पर्यावरण की गैसों की सफाइयाँ हो जाती हैं, जो उनमें गंदे लवण मिले हुए होते हैं वह धुल जाते हैं। और निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम की एक यंत्रीय विधि नहीं है? ऑप्शन आपके इधर हैं, कौन सी वायु प्रदूषण की यंत्रीय विधि नहीं है? बैग फिल्टर या साइक्लोन कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन डिवाइडर। तो 11वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, साइक्लोन डिवाइडर। 12वां क्वेश्चन है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन, मीथेन। 12 का सही जवाब है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और 13वां क्वेश्चन है, कोई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों अपहोल्स्ट्री में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग क्यों कुछ चिंता का विषय है? उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है, वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 13वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, एक और दो, यानी कि दोनों जो हैं सही बातें हैं। और 14वां क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मनी टीम ने, अमेरिका की टीम ने या ब्रिटिश टीम ने। 14वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ब्रिटेन की टीम ने अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। और नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों? नंबर 1 पॉइंट दिया गया है इसका कि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को प्रदूषित कर सकते हैं। और दूसरा है कि वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। तीसरा है वे मुक्त मूलकों के उत्पाद को विमोचित कर सकते हैं। तो 15वें का सही जवाब है आपका, तीनों जो हैं ये बातें जो कही गई हैं तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, जैव विघटित प्रदूषक पारा, वाहितमल, प्लास्टिक, एस्बेस्टॉस
16 का सही जवाब क्या होगा बताइएगा आप, कि 16 का सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन वाहिद मल। और 17वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा। स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विस्तृत प्रवाल मत्यता घटित होगी। तीसरा है, सभी भूमंडलीय आर्द्र भूमि स्थायी रूप से लुप्त हो जाएंगी। और चौथा है कि अनाजों की खेती विश्व में कहीं भी संभव नहीं होगी। तो 17 का जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा सही बी ऑप्शन 1 और 2। और नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। 18 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है यकृत कैंसर का, मस्तिष्क कैंसर का, मुख्य कैंसर का, त्वचा कैंसर का। 19 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, त्वचा कैंसर का। दोस्तों जो सूर्य से हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनसे हमारा स्किन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है 120वां क्वेश्चन है आपका, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इनको पढ़ेंगे। मैं इसको पूरी डिस्प्ले पर ले लेता हूँ, छोटा करता हूँ। ये है, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। और फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिन तत्व नहीं होते। तो 120 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। यानी कि ये हैं पहला और दूसरा जो है इनमें कथन सत्य है और तीसरा आपका गलत है। क्वेश्चन बहुत लंबे हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये देखो, ये हमारा IAS 2015 में आया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमिक इनिशिएट होता है। और दूसरा है कि इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जल वाष्प होते हैं, जैव वायुमंडल में विनिर्मुक्त हो जाते हैं। 121 का आपका डी ऑप्शन सही होगा कि न तो ए और न ही दूसरा, दोनों कथन जो है ये गलत हैं। 22वां क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। त्वचा कैंसर,
दोस्तों यह त्वचा कैंसर। त्वचा कैंसर जो होता है वह होता है हमारा पराबैंगनी प्रकाश के द्वारा। और ध्वनि प्रदूषण ये होता है हमारा डेसिबल से। ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं। और वैश्विक ताप होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। और ओजोन छिद्र होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारी CFC रेफ्रिजरेटर से निकलती है और ओजोन परत को नुकसान देती है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी जारी की है? मैक्सिको, भारत, ब्राज़ील और चीन। तो 123 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। नारंगी प्रदूषण की चेतावनी चीन दे चुका है अपने देश के नागरिकों को। और निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। दोस्तों 24 का सही जवाब है आपका हाइड्रोजन। यह वायु प्रदूषण भी करता है। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, जलवाष्प, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो 25 का सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, आर्गन गैस। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2 और O2। 126 का सही जवाब है आपका डी ऑप्शन, O2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? पैन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। 27 का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। और 28वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या पॉलीथीन। 128 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, सीवेज। और नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है पारा के प्रदूषण द्वारा, सीसा के प्रदूषण द्वारा और संख्या के प्रदूषण द्वारा, फ्लूओराइड के प्रदूषण के द्वारा। 29 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, फ्लूओराइड के प्रदूषण के द्वारा नॉक-नी संलक्षण उत्पन्न होता है। 130वां क्वेश्चन है हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन को विचार में लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। 30 का सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। इसमें सही जवाब है हमारे 2, 3 और 4। 31वां क्वेश्चन है जैव ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के अमापन के लिए, उच्च तुंगता क्षेत्र में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए। तो 131 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण में अमापन के लिए। और 132वां क्वेश्चन है इतने बड़े क्वेश्चन है कि डिस्प्ले पे भी पूरे नहीं आ रहे। प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में जैवोपचारण बायोरेमेडिसिन तकनीक के कौन से लाभ हैं? यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की तकनीक है।
कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैवोपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। और तीसरा है कि जैवोपचारण के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सर्जित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों 32 क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये है हमारे पहला और तीसरा इसमें सही है और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 133वां क्वेश्चन है, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। ये निम्न केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। और डी ऑप्शन है कि अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह अज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए। 33वें क्वेश्चन का सही जवाब है आपका ऑप्शन सी। 2016 के नियम के अनुसार बताना है, तो सी जवाब आपका सही हो जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित CNG का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कि HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। और तीसरा है कि बसों के लिए ईंधन के रूप में CNG के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। और चौथा है CNG की अपेक्षा HCNG ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। तो दोस्तों 34 का सही जवाब है आपका। इसमें हमारे दूसरा और तीसरा जो है ये सत्य हैं और चौथा जो है ये गलत होगा और पहला गलत होगा। तो इसमें आपका जो सही जवाब बनेगा चौंतीस का बी आपका ऑप्शन सही जवाब बन जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फल जैव मात्रा के अवशोषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपरोक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? 35 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 ये चारों आपके सही हैं इनमें। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई? जैविक आपदा घोषित हो गई है कौन सी नदी? तो यमुना, गोमती, तमसा या सई। 36 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। यमुना नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। और निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश। 37 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, स्मॉग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां क्वेश्चन। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? पर्यावरणीय प्रदूषण कौन सा जो है इनमें उत्पन्न नहीं करता है? तो वह आपका होगा दोस्तों सूर्य ऊर्जा।
38 का बी। और 39वां क्वेश्चन है कि इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इनमें रखने के लिए, हरे पौधों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए। 39 का सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। और 40वां क्वेश्चन है कि किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन मफलर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह होता है ध्वनि प्रदूषण को बचाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नोस्टाक, एनाबिना और एजोटोबैक्टर और माइकोराइजा। तो 141 का सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, माइकोराइजा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां। किस प्रकार का इंजन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? पेट्रोल, डीजल, गैस या केरोसिन? तो 42 का दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैस इंजन जो है कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। और 143वां क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? तो वह हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो दोस्तों ये थे हमारे 7वें अध्याय से 143 क्वेश्चन। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए दोस्तों।